गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेली यूज होने वाले वर्ड्स। देखिए, अगर आप ग्रामर सीख रहे हो तो ग्रामर सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। लेकिन बिना वोकैबुलरी के इंग्लिश ग्रामर भी वेस्ट है सीखना, क्योंकि आप लोगों के पास वोकैबुलरी नहीं होगी, आप लोगों को वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा, तब तक आप ग्रामर के सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हो। इसीलिए वोकैबुलरी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक वोकैबुलरी तो आप लोगों को आती होगी, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, ये सारे वर्ड्स तो आपको आते होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ऐसे वर्ड्स लेकर आऊं जिनका यूज हम बहुत ही ज्यादा अपने स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश वर्ड्स याद ना आने के कारण हम उनका हिंदी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को उसका इंग्लिश क्या होता है वो बताने वाली हूँ, साथ में एग्जाम्पल्स भी दूंगी। गाइस, ये वीडियो उन दो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, एक जिन्हें ग्रामर के हर रूल पता है। देखिए, अगर आपको ग्रामर के हर रूल पता है तो आप इनका यूज, इन वर्ड्स का यूज अपने सेंटेंसेस में जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप डायरेक्टली इनका यूज, इन वर्ड्स का यूज अपनी इंग्लिश सेंटेंसेस में बिल्कुल मत कीजिएगा, आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो सकते हैं। किस तरह आपको यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा वर्ड्स है वो है स्नॉबी। SNOBBY। स्नॉबी का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी। वैसे तो प्राउड का मतलब घमंड करना होता है, राइट? लेकिन अगर आपको बोलना कि वो स्नॉबी पर्सन है यानी कि घमंडी इंसान है, तो जो बिगनर्स है ना वो डायरेक्टली इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज मत कीजिएगा। आप इस तरह बोल सकते हो कि रिया एक स्नॉबी गर्ल है, रोहन एक स्नॉबी बॉय है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। स्नॉबी यानी कि घमंडी, जिसे अपने ऊपर बहुत ही घमंड रहता है। अगर आप सेंटेंसेस फ्रेम करने जाओ, जैसे कि अगर आप सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं आपको, मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है, अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलो। मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक स्नॉबी पीपल, आई डोंट लाइक स्नॉबी पीपल, मतलब मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है। तो जिसे भी आप घमंडी बोलना चाहते हो, अभिमानी बोलना चाहते हो, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर सकते हो, स्नॉबी का यूज कर सकते हो। तो अगर आपको सारे ग्रामर रूल पता है तो आप इंग्लिश में इसका यूज कीजिएगा, बट अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि वह एक स्नॉबी बॉय है, वह एक स्नॉबी गर्ल है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, फिर ग्रामर रूल में उसको अप्लाई कर सकते हो आप। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें। सो नेक्स्ट वर्ड इज अल्टीमेटली। अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिख रखी हूँ ताकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसका सही से उच्चारण कर पाए। इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर करेक्ट तरीके से करोगे तो आपको बोलने में भी अच्छा होगा और आगे वालों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार। जैसे हम बोलते हैं ना कि आखिरकार या अतः, बात एक ही हुआ। ठीक है, उससे अपना काम पूरा करना पड़ा, आखिरकार उसे अपना काम पूरा करना पड़ा। तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोल सकते हो? आखिरकार के लिए सबसे पहले आपको अल्टीमेटली का यूज करना है। आप बोलोगे अल्टीमेटली, अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ, खुद करना पड़ा, अपना काम खुद करना पड़ा, उसके लिए हिमसेल्फ का यूज कर सकते हो। हैड टू डू हिज वर्क, डू हिज वर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया आखिरकार उसे अपना काम करना पड़ा, अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क। ओके, यहाँ पर करना पड़ा यानी कि मजबूरी में करना पड़ा, यहाँ इसलिए हैड टू का यूज किए हैं। तो अगर आप इनका यूज डायरेक्ट सेंटेंसेस में नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि अल्टीमेटली मुझे वहां जाना पड़ा, अल्टीमेटली मुझे अपना होमवर्क करना पड़ा, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। ये तो आप समझते होगे, धार्मिक यानी कि जो पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देता है, ऐसा वाला धार्मिक, रिलीजियस। जैसे हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था होती है, मतलब हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है, तो आप इस तरह से कैसे बोलोगे? हर व्यक्ति यानी कि एवरी पर्सन, राइट? तो आप बोलोगे एवरी पर्सन, हर व्यक्ति यानी कि एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है आस्था। ओके, तो हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था होती है, एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीफ। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज
इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत या अकेला मनुष्य। जैसे कि कोई बात होती है ना, उसकी व्यक्तिगत बात होती है, तो हम बोल सकते हैं वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है, वो उसकी इंडिविजुअल मैटर है, मतलब व्यक्तिगत पसंद है या व्यक्तिगत मामला है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति यानी कि जो अकेला, हर एक मनुष्य, ऐसा कहना चाहते हो, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल मैटर, इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल, जो भी आप अकेला या व्यक्तिगत बात कहना चाहते हो, तो वहाँ इंडिविजुअल का यूज आप कर सकते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हो एवरी, प्रत्येक के लिए एवरी का यूज कर सकते हो। प्रत्येक मतलब यही हुआ ना, हर एक, यानी कि एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू स्पीक। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू स्पीक। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ओके, व्यक्ति में ही आपका इंडिविजुअल आ गया। ओके, याद रखिएगा, अकेला मनुष्य यानी कि इंडिविजुअल। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। जैसे कि किसी का फैमिली उसकी प्रायोरिटी होती है, मतलब आगे आती है, सबसे ऊपर आती है। किसी का करियर उसकी प्रायोरिटी आती है, मतलब जो भी आपका लाइफ में सबसे ऊपर जो आता है, तो ऊपर आने को प्रायोरिटी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है, यानी कि ज़रूरत है। तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हो? अगर आपको आते हैं तो आप ज़रूर बनाइए। तो ज़रूरत है, इसमें कहना चाहते हो तो ज़रूरत के लिए नीड का यूज़ किया जाता है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है, यानी कि ज़रूरत है। ओके, तो जो भी आपके लाइफ में जो भी सबसे ऊपर चीज़ होगी, तो वहाँ पे आप प्रायोरिटी का यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत प्रिय या हटकर, मतलब कोई अकेला जीवन जीता है ना, यानी कि रिक्लूसिव लाइफ जीता है, या फिर किसी का एकांत निर्णय होता है, डिसीजन होता है, एक्सक्लूसिव डिसीजन होता है। तो एकांत प्रिय या हटकर, उसका मतलब पूरा हटकर होता है, अलग रहता है, उसे हम रिक्लूसिव कह सकते हैं। ओके, जैसे मेरा मित्र एकांत प्रिय जीवन जीता है, यानी कि अकेले अकेले रहता है, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो मेरा मित्र यानी कि माय फ्रेंड। देखिए, मैं आपको वर्ड्स तो बता दे रही हूँ कि एकांत प्रिय के लिए क्या होगा, रिक्लूसिव होगा। उसके बाद आप अपने सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि सारे सेंटेंसेस जो है वो आपके टेंस या मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ये आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको टेंस आते हैं, तो आप इसका यूज अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे माय फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ। तो हमारा सेंटेंस हो गया माय फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ, मेरा मित्र एकांत प्रिय जीवन जीता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हसअप। हसअप का मतलब होता है छिपाना। जैसे कि मान लो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन आ गया, अब आप बोलते हो हसअप, उससे वो बात को छिपाओ। ठीक है, छिपाने की बात कर रहे हो, तो छिपाने की बात करोगे ना, तो वहां पे आप हसअप का यूज कर सकते हो। जैसे अपनी गलती मत छिपाओ, तो छिपाना यानी कि हसअप। ओके, तो इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं अपनी गलतियां मत छिपाओ। मत के लिए डोंट का यूज करेंगे, बोलेंगे डोंट हश अप योर मिस्टेक। डोंट हश अप योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को मत छिपाओ, डोंट हश अप योर मिस्टेक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि एक जैसा कोई देखने में एकदम एक जैसा होता है ना, तो वहाँ पे अलाइक का यूज कर सकते हो। जैसे मेरी बहन और मैं एक जैसे हूँ, मेरी बहन और मैं एक जैसी हूँ। इस सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, चलिए फ्रेम कीजिए। बोलेंगे माई सिस्टर एंड आई
आर अलाइक। अब आप बोलोगे मैम आई के साथ तो एम लगता है, यहाँ पर तो एम लगना चाहिए, आई के साथ एम लगता है। तो गाइस यहाँ 2 पर्सन की बात हो रही है, माई सिस्टर एंड आई, यानी कि 2 पर्सन हो गए, 2 पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग आपको आर का यूज हुआ है। तो माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मेरी बहन और मैं एक जैसी हूँ। ओके, चलिए आगे देखें। अब जस्ट उसका ऑपोजिट है अनलाइक। अनलाइक क्या मतलब होता है? एक दूसरे से अलग। अभी अलाइक मतलब एक जैसा और अनलाइक यानी कि एक दूसरे से अलग। फॉर एग्जाम्पल, वह अपनी माँ से बहुत अलग है। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? वो अपनी माँ से बहुत अलग है, बोलेंगे सी इज वेरी अनलाइक, सी इज वेरी अनलाइक हर मदर। वो अपनी माँ से बिल्कुल अलग है, सी इज वेरी अनलाइक हर मदर। गाइज, इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस, तो आपको वहाँ पर मेरी चैनल विजिट हो जाएगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब। देखिए, वर्स्ट का मतलब क्या होता है? सबसे खराब या सबसे बुरा। जैसे कि ये मेरी वर्स्ट प्रॉब्लम है, यानी कि सबसे बुरा प्रॉब्लम है, ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि यह अब तक की सबसे बुरी खबर थी, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इट वॉज द वर्स्ट न्यूज येट। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट वॉज द वर्स्ट न्यूज येट, ये अब तक की सबसे बुरी खबर थी। तो जब आपको बोलना होगा सबसे बुरा या सबसे खराब, तो वहाँ पे वर्स्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ये बहुत ही वर्स्ट कपड़े हैं, यानी कि सबसे खराब कपड़े हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार। जैसे कि हम कभी कभार उससे मिलते हैं, तो कभी कभार की जगह आप ओकेजनली का यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी आंटी से कभी कभार यानी कि ओकेजनली मिलती हूँ। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स से ओकेजनली मिलती हूँ, यानी कि कभी कभी मिलती हूँ। तो इस तरह से आप ओकेजनली का यूज़ कर सकते हो। जैसे हम कभी कभी ड्रिंक के लिए मिलते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम कभी कभार चाय पे मिलते हैं या फिर ड्रिंक के लिए मिलते हैं, तो इस तरह से वर्ड यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो वी ओकेजनली। ये एक तरह से आपका एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। ओके, ये आपका एडवर्ब है। वी ओकेजनली मीट फॉर अ ड्रिंक। हम कभी कभी ओकेजनली ड्रिंक के लिए मिलते हैं। तो जब भी आप कभी कभी या कभी कभार का यूज़ करते हो हिंदी वाले सेंटेंस का, तो वहाँ पर आप इंग्लिश वर्ड ओकेजनली का यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। किसी की तारीफ करता है ना कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, यानी कि तारीफ किया। मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब उसका तारीफ किया, प्रशंसा किया। ओके, तो जैसे उसने मेरे व्यवहार की प्रशंसा की, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सी कॉम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट आपका वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, फोर्थ फॉर्म कॉम्प्लीमेंटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंटेड ऑन माई बिहेवियर, तो हमारा सेंटेंस हो गया सी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन माई बिहेवियर, उसने मेरी व्यवहार की प्रशंसा की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत या अत्यधिक। मतलब वहाँ पे अत्यधिक गरीबता बढ़ी हुई है। मतलब कोई गांव इलाका होता है ना, वहाँ पे बहुत ही गरीबी फैली रहती है, तो वहाँ पर एक्सट्रीम बहुत अत्यधिक अत्यंत के लिए आप एक्सट्रीम का यूज कर सकते हो। वहाँ पे एक्सट्रीम प्रोवर्टी है, प्रोवर्टी यानी कि गरीबता है। ओके, गरीबी छाई रहती है। ओके, तो इस तरह से कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक गरीबी मौजूद है। तो इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो अत्यधिक गरीबी यानी कि एक्सट्रीम प्रोवर्टी। एक्सट्रीम पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ओके, प्रोवर्टी
still exist in many rural areas. ओके, सो हमारा सेंटेंस हो गया एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी रूरल एरियाज, मतलब कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक यानी कि अत्यंत गरीबी मौजूद है। तो जहाँ भी आप अत्यधिक अत्यंत का यूज़ करते हो वहाँ पे आप एक्सट्रीम का यूज़ कर सकते हो। या एक्सट्रीम हॉट है यानी कि बहुत ही गर्मी है, ये एक्सट्रीम हॉट है, मतलब ये चाय जो है एक्सट्रीम हॉट है, अत्यधिक अत्यंत गर्म है, ऐसा कहना चाहते हो। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है विस्पर। विस्पर का मतलब है फुसफुसाना या धीमी आवाज में बोलना। जैसे कि मैं समझ नहीं पाया वो मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था, तो मैं समझ नहीं पाया, इसके लिए हम बोलेंगे I couldn't understand, I couldn't understand, I couldn't understand what he was, एक मिनट, he was whispering। विस्पर आपका वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म विस्पर्ड, थर्ड फॉर्म विस्पर्ड एंड फोर्थ फॉर्म होता है विस्परिंग, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा विस्पर्स। ओके, इन माई ears। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, व्हाट ही वाज विस्परिंग इन माई ईयर्स, वह मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था। ओके, तो मतलब कोई धीमी धीमी आवाज में कोई बातें करता है ना, किसी की चुगली करता है तो वो धीरे धीरे बोलता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो एक्सट्रीम का। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। जैसे मुझ पर मत चिल्लाओ, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो डोंट स्क्रीम, डोंट स्क्रीम एट मी, डोंट स्क्रीम एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट स्क्रीम एट मी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मतलब चिल्लाने का सेंस जहां भी आएगा ना उसके लिए आपको स्क्रीम का यूज करना है, साउथ का भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज धार या नुकीला। जैसे कि पेंसिल आप शार्पेन करते हो तो उसकी पेंस एकदम नुकीली हो जाती है ना, तो वो शार्प हो गया। ओके, तो आप पेंसिल छीलना को शार्पेन बोला जाता है, लेकिन जब वो छिलकर तेज धार हो जाती है तो वो शार्प बोला जाता है। ओके, तेज धार या शार्प, जैसे चाकू होती है एकदम तेज धार होती है तो उससे भी हम शार्प कह सकते हैं। बच्चों को तेज धार वाली वस्तुओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे, बच्चों को यानी कि द चिल्ड्रन, यहाँ एडवाइस देने की बात की जा रही है, यानी कि शुड का यूज करेंगे और शुड के साथ शुडंट का यूज होगा बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शुडंट हो गया। प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि नुकीली चीजें, शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया द चिल्ड्रन शुडंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, बच्चों को तेज धार वाली वस्तुओं के साथ नहीं खेलनी चाहिए। तो जब भी आपको तेज धार या फिर पेंसिल की नुकीली चीज़ों के बारे में बात बोलनी हो तो वहाँ पर आप शार्प का यूज़ कर सकते हो। ओके, मेरी पेंसिल बहुत ही शार्प है यानी कि नुकीली है, ये जो चाकू है बहुत ही शार्प है यानी कि तेज धार वाला है। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लंट, जस्ट उसका ऑपोजिट। शार्प का ऑपोजिट हो गया ब्लंट, धार तेज ना होना या मुंहफट होना। ओके, जैसे कि कोई चाकू होती है ना नुकीली नहीं होती है, मतलब उसमें धार ही नहीं होती है, और कोई पेंसिल उसका नाखून टूट जाता है या फिर लिखते लिखते पूरी घिस जाती है तो ब्लंट हो जाती है, यानी कि उसमें वो नुकीली नहीं रहती है। तो हम बोल सकते हैं उसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ब्लंट। बिना धार वाली चाकू से मैं सेब कैसे काटूं, आप पूछ रहे हो बिना धार वाली से चाकू से मैं सेब कैसे काटूं, तो आप बोल सकते हो हाउ शुड आई cut this apple, how should I cut this apple with blunt knife, मतलब तेज धार वाली चाकू से मैं सेब कैसे काटूं, आप एडवाइस ले रहे हो तो आप बोलोगे हाउ शुड आई कट दिस एप्पल विथ ब्लंट नाइफ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रीड। रीड का मतलब होता है दूर हटना या छोड़ना, रीड का मतलब होता है दूर हटना या छोड़ना। जैसे आप बोलते हो ना मेरे कार से दूर हट जाओ, मेरी नजरों से दूर हट जाओ, इस तरह से आप बोलते हो ना, तो मेरी कार से दूर हट जाओ आप बोल सकते हो गेट रीड ऑफ माई कार, गेट रीड ऑफ माई कार,
मेरी कार से दूर हो जाओ। आप एक सेंटेंस बनाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करो, ठीक है। तो दूर होना यानी कि रीड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। ओके, स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। फॉर एग्जाम्पल, उसने खुद का व्यवसाय खराब कर लिया, मतलब खुद का जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया था वो खराब कर दिया। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में खराब करना या फिर तुमने मेरी फ़ोन खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया, ओके, तो उसने खुद का व्यवसाय खराब कर लिया, इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो ही हिमसेल्फ। खुद का यानी कि ही का हिमसेल्फ हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। himself spoiled, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ओके, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किए हैं, spoiled his business। सो हमारा सेंटेंस हो गया he himself spoiled his business, उसने अपना व्यवसाय खराब कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। मिसलीड का मतलब गुमराह करना, जैसे वो बच्चों को मिसलीड कर रही है, वह मुझे मिसलीड कर रहा, मेरे दोस्तों को मिसलीड कर रहा, यानी कि गुमराह कर रहा, भटका रहा है। ओके, भटकाना या गुमराह करना। जैसे मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, आप ऐसे बोलते हो ना, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, मुझे भटकाने की कोशिश मत करो, तो आप बोल सकते हो डोंट ट्राई, डोंट ट्राई टू mislead me, don't try to mislead me, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, don't try to mislead me। ओके, तो ये आपका मिसलीड था। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। इन सारे वर्ड्स आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे, बिना वर्ड्स के आप ग्रामर सीख कर भी आपका कोई काम नहीं आने वाला है। तो अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो आप ग्रामर का यूज़ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में आराम से कर सकते हो, और ये वैसे वर्ड्स है जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार कर सकते हो, अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप फटाफट लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और इसी तरह से और भी वर्ड्स की वीडियो चाहते हैं तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट भी मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना या पराजित करना। कॉन्कर का मतलब जीतना या पराजित करना। ये जो लास्ट में र जो होता है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन की जाती है हाफ में की जाती है, कॉन्कर नहीं बोलेंगे। ओके, हम बोलेंगे कॉन्को, कॉन्को। ओके, इस तरह से बोलेंगे, हाफ में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मैं दुनिया जीत सकता हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो, मैं दुनिया जीत सकता हूँ? आप बोल सकते हो आई कैन conquer, I can conquer the world, I can conquer the world, मैं दुनिया जीत सकता हूँ, I can conquer the world। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। किराएदार जिसे हम घर में रखते हैं ना, उसे किराएदार को बोलते हैं टेनेंट। जैसे किराएदार को 2 महीने की नोटिस मिली, किराएदार को 2 महीने की नोटिस मिली, तो आप बोल सकते हो the tenant received। मिलना यानी कि रिसीव का सेकेंड फॉर्म रिसीव्ड। क्यों? ये क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। रिसीव्ड 2 months नोटिस, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया द टेनेंट रिसीव्ड 2 months नोटिस। ओके, तो टेनेंट का मतलब किराएदार। अब आप इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा नेक। नेक का मतलब होता है तंग करना या सिर खाना। जैसे बहुत कोई बड़बड़ करके हमारा सिर खाते रहता है ना, तो उसे हम नेक कह सकते हैं। रिया बहुत ही नेक है, मतलब रिया मुझे नेक करती है, यानी कि तंग करती है, परेशान करती है। ओके, जैसे वो हमेशा मुझे तंग करती है, मतलब आप बोलना चाहते हो वो हमेशा मुझे तंग करती है, तो आप बोल सकते हो सी ऑलवेज नेक्स्ट मी। सी ऑलवेज नेक्स्ट मी, वो हमेशा मुझे तंग करती है। मेरी बहन मुझे हमेशा तंग करती है, माई सिस्टर ऑलवेज नेक्स्ट मी। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। जो आपको तंग करता है ना, उस पर आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, तंग करना यानी कि नेक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज
अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। जैसे पापा मुझे खेलने की अनुमति दे रहे हैं, पापा मुझे घूमने जाने की अनुमति दे रहे हैं, तो अनुमति देना यानी कि अलाउ करना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हमारे, उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, अगर आपको आते हैं तो आप बनाइए, उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी। ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो बोलेंगे सी अलाउड। अगर गर्ल की बात करें तो सी, बॉय की बात करेंगे तो ही। ओके, तो सी अलाउड मी टू गो आउट, टू गो आउट, उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी। सी अलाउड मी टू गो आउट, या फिर पापा ने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी, पापा अलाउड मी टू गो आउट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब अपनी बातों में फंसाना। मतलब कोई कोई ऐसा होता है ना जो अपनी चिकनी चुकड़ी बातों में हमें फंसा लेता है, यानी कि कोई कोई बहाना बनाकर बड़ा चढ़ाकर कोई बात बोलता है और हमें अपनी बातों में फंसा लेता है कि वहाँ जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, इस काम में हम पैसे लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, और हम उसकी बातों में फंस जाते हैं, यानी कि वो हमें मैनिपुलेट करता है। ओके, तो मैनिपुलेट का मतलब अपनी बातों में फंसाना। जैसे वह जानती है कि लोगों को कैसे फंसाना है, यानी कि मैनिपुलेट करना है। तो आप कह सकते हो वह जानती है, यानी कि सी नोज, सी नोज लोगों को कैसे फंसाना, यानी कि how to manipulate people, how to manipulate people, manipulate people। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, she knows how to manipulate people, वह जानती है कि लोगों को कैसे फंसानी है। ओके, तो ये हमारा मैनिपुलेट, याद रखिएगा, अपनी बातों में फंसाना, यानी कि कोई बड़ी बड़ी बातें बोलकर हमें फंसा लेता है ना अपनी बातों में, तो उसे हम बोल सकते हैं मैनिपुलेट करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, असर या दबाव। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, असर या दबाव। जैसे उसके दबाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। जैसे कि कोई आपको प्रेशराइज करता है कोई काम करने के लिए, जैसे आप पढ़ना लिखना नहीं चाहते हो और आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि पढ़ने के लिए दबाव डाल रहा है आप पर, यानी कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। दबाव डालना या आपके ऊपर असर करना, उसे हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। ओके, तो उसके दबाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, तो आप कह सकते हो हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन, उसके दबाव ने मुझे बेहतर इंसान बनाया, हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन। ओके, तो इस तरह हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन, उसके दबाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। तो इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया प्रभाव, असर या दबाव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है उचित या उपयुक्त। जैसे कि तुम मुझे उचित प्राइस दे दो, यानी कि रेलेवेंट प्राइस दे दो, एक उचित, जितना उसका दाम है ना उतना उसे मैं दे दो। उचित निर्णय लिया, उपयुक्त पैसे लिया, ऐसा आप कहना चाहते हो। ठीक है, ये ज़्यादातर हिंदी सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेलेवेंट ही बोलेंगे। जैसे मुझे सारी उचित जानकारी भेज देना, मतलब जो ज़रूरी है, जो सच है, वो सारी जानकारी मुझे भेज देना, उचित जानकारी भेज देना। तो आप बोल सकते हो send me all the relevant information। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया सेंड मी ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसने मुझे सारी उचित जानकारी भेज देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र या अत्यधिक, तीव्र या अत्यधिक। जैसे नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी, मतलब तीव्र या अत्यधिक मतलब जैसे प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। मान लीजिए आप नौकरी के लिए गए हो, किसी जॉब में अप्लाई किए थे, आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब आप इंटरव्यू देकर घर वापस आ गए, तो आपकी फैमिली आपसे पूछ रही कि कैसी रही, तो आप बोल रहे कि जो कंपटीशन थी ना, नौकरी के लिए जो कंपटीशन थी ना, वो अत्यधिक थी, यानी कि इंटेंस थी, वहां पर बहुत लोग थे कंपटीशन के लिए। ओके, इस तरह से आप कहना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होता है। ओके, सो कंपटीशन फॉर द जॉब
was intense, intense यानी कि अत्यधिक, तीव्र थी, बहुत ज्यादा थी। ओके, तो intense यानी कि तीव्र या अत्यधिक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, जैसे कि वह बदनाम जुआरी है। ठीक है, वह बदनाम जुआरी है या फिर उसका बदनाम, वो पूरा बदनाम हो चुका है या नोटोरियस हो चुका है। ओके, तो नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, जैसे कि वह बदनाम जुआरी है। कुख्यात मतलब प्रसिद्ध नहीं है, वो कुख्यात है मतलब अच्छा कैरेक्टर नहीं है उसका। ओके, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो, ही इज अ नोटोरियस, ही इज अ नोटोरियस पर्सन। गैमलर, जुआरी को हम बोलते हैं गैमलर। सो हम बोल सकते हैं वह बदनाम जुआरी है, ही इज द नोटोरियस गैमलर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है पक्का या निश्चित, मतलब कोई बात होती है ना निश्चित होती है, यानी कि सर्टेन होती है। इसे कर्टन मत पढ़िएगा, ठीक है, कर्टन का मतलब पर्दा हो गया। ओके, ये सर्टेन है। सर्टेन यानी कि पक्का या निश्चित, जैसे कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है, हम लोगों ने जो फैसला लिया है ना वो कुछ भी पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। तो आप बोल सकते हो नथिंग, नथिंग इज सर्टेन, नथिंग इज सर्टेन, कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, नथिंग इज सर्टेन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जहां भी आपको निश्चित पक्का का यूज करना होगा वहां पे आप इंग्लिश फॉर सर्टेन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा या गंभीर, ये उसकी गहरी बातें हैं, यानी कि प्रोफाउंड, उसकी प्रोफाउंड बातें हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि उसका मुझ पे गहरा असर हुआ, गहरा यानी कि प्रोफाउंड असर हुआ। ओके, इफेक्ट हुआ। जैसे आप बोल सकते हो इस घटना का उस पर गहरा असर हुआ, तो आप बोल सकते हो दिस इंसिडेंट। घटना को हम इंसिडेंट बोलते हैं। ओके, घटना को हम इंसिडेंट बोलते हैं। दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब गहरा, गंभीर। ओके, प्रोफाउंड इफेक्ट, प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर, उस पर इस घटना का उस पर गहरा असर हुआ। दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर। ओके, तो प्रोफाउंड का मतलब हो गया गहरा या गंभीर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना या बहाना करना। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना या बहाना करना, जैसे दिखावा मत करो, आप बोलते हो ना मुझे ज्यादा दिखावा मत करो, तो आप बोल सकते हो डोंट प्रिटेंड, दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, ज्यादा दिखावा मत करो। ठीक है, तो डोंट प्रिटेंड यानी कि दिखावा मत करो। चलो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स सही करना या ठीक करना। रेक्टिफाई मतलब सही करना या ठीक करना, जैसे कृपया मेरी कॉपी में गलतियों को सुधारो। आप कहना चाहते हो कृपया मेरी कॉपी में गलतियों को सुधारो, तो आप कह सकते हो प्लीज, बोलोगे प्लीज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, तो प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक, रेक्टिफाई द मिस्टेक्स in my copy। तो हमारा सेंटेंस हो गया कृपया मेरी कॉपी में गलतियों को सुधारो, प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक इन माई कॉपी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जहाँ पे सुधारने की बात होगी वहाँ पर रेक्टिफाई, जैसे कि आपने कॉपी में कुछ गलती लिख दिया तो उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, सुधार सकते हो। ओके, नेक्स्ट है रेकमेंड। रेकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, किसी को नौकरी के लिए सिफारिश करना, जैसे मैं उसकी नौकरी के लिए रेकमेंड करना चाहता हूँ, यानी कि सिफारिश करना चाहता हूँ उसके लिए। ओके, रेकमेंड करना। जैसे आपका सेंटेंस रहेगा आप किसकी सिफारिश करते हो, आप जो रोज रोज अपने बॉस के साथ बात करते हो ना जॉब के लिए, आप किसकी सिफारिश करते हो, किसके रेकमेंड करते हो, आप ऐसे पूछ रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो विच वन, मतलब वो कौन सा एक इंसान है, आप ऐसा कहना चाहते हो ना, तो विच वन डू यू रेकमेंड, विच वन डू यू रेकमेंड, आप किसकी सिफारिश करते हो। ठीक है, तो रेकमेंड यानी कि सिफारिश करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है सौदेबाजी या बातचीत।
सौदेबाजी यानी कि कोई चीजों के लिए आपस में सुलह कर लेना, सौदेबाजी कर लेना, सलाह ले लेना। ओके तो नेगोशिएशन, जैसे आप कीमतों में सौदेबाजी ना करें, आप कीमतों में सौदेबाजी ना करें मतलब आपस में सलाह ना करें, कम बेसी करने के लिए ना बोले। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यू डोंट नेगोशिएशन, यू डोंट नेगोशिएशन ऑन प्राइजेस, आप कीमतों में सौदेबाजी ना करें, यू डोंट नेगोशिएशन ऑन प्राइजेस। ओके चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है तुरंत तैयार करना, मतलब कोई जो काम है ना तुरंत तैयार करके दे देना, इम्प्रोवाइज कर देना। जैसे मुझे पता है कैसे सुधार करना है, मुझे पता है कि कैसे सुधार करना है, ये जो गलती हुई है ना मुझे पता है कैसे सुधार करना है। तो आप बोल सकते हो आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, मुझे पता है कि इसे कैसे सुधार करना है। ओके तो इम्प्रोवाइज का मतलब होता है सुधार करना, तुरंत तैयार करना। ओके तुरंत तैयार करना, तो यहाँ पर आप तुरंत सुधार कर रहे हो ना, वही कहना चाहते हो आप। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक या फौरन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक या फौरन। जैसे यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, मतलब फौरन यानी कि तुरंत, और स्वाभाविक यानी कि जो अंदर से आपकी जो मूवमेंट होती है, अंदर से आपकी जो थॉट आती है, उसे हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्वाभाविक, उसका स्वभाव है ऐसा। ठीक है, तो यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आप बोल सकते हो इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया। सो हमारा सेंटेंस होगा इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यानी कि अंदर से जो एक अपना जो स्वाभाविक रूप होता है वो है। ठीक है, स्वाभाविक यानी कि आपका स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंड। डिफेंड का मतलब बचाव करना या रक्षा करना, ये आप सब जानते होंगे। तो डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। जैसे मैं अपना बचाव नहीं करूंगी, मैं अपना बचाव नहीं करूंगी, तो आप बोल सकते हो आई विल नॉट डिफेंड। डिफेंड आपका वर्ब है। ओके डिफेंड माई सेल्फ, मतलब मैं खुद का बचाव नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ, मैं आपका बचाव नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिफेंड यू, मैं उसका डिफेंड नहीं करूंगी यानी कि बचाव नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिफेंड हर। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, डिफेंड यानी कि बचाव करना या फिर रक्षा करना। ओके चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब या अनोखा, ये तो आप जानते होंगे ना। वियर्ड का मतलब अजीब या अनोखा, अलग हो, सबसे अलग हो, या देखने में अजीब हो। ठीक है, आपके साथ अजीब घटना हो, जैसे वो वाकई अजीब लड़की है, मतलब समझ में ही नहीं आती है, अजीब ही लड़की है, ऐसा कहते हो ना, तो आप बोल सकते हो सी इज अ रियली वियर्ड गर्ल, सी इज रियली अ वियर्ड गर्ल, वह एक वाकई में अजीब लड़की है, सी इज अ रियली वियर्ड गर्ल। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, पहुंच या संपर्क। पहुंच यानी कि पहुंचना, अप्रोच। संपर्क यानी किसी से संपर्क में रहना, दृष्टिकोण यानी कि वही आपके संपर्क में रहना, बात वही हो गया। ठीक है, जैसे हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे मिलेंगे। ठीक है, तो हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे। आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो we will approach him about this matter। हमारा सेंटेंस हो गया we will approach him about this matter, हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे। तो अप्रोच का मतलब हो गया पहुंच, संपर्क या दृष्टिकोण। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने टोटल 40 तरह के वर्ड्स कर लिए, और ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस में ना ही करें। आप इस तरह से बोल सकते हो कि मैं उनसे अप्रोच करूँगा यानी कि संपर्क में रहूँगा, वो एक वियर्ड गर्ल है, वो एक अजीब लड़की है। तो आप हिंदी वाले सेंटेंसेस में इंग्लिश वर्ड का यूज़ कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे
वर्ड्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, फिर आप ग्रामर 30 डेज में सीख लीजिएगा। मेरी 30 डेज का कोर्स तो आप लोग ज्वाइन किए हो, वहाँ से ग्रामर आप सीख लीजिएगा। देन आप इन सब वर्ड का यूज़ अपने ग्रामर के सेंटेंसेस में कीजिएगा और एक अच्छा इंग्लिश आप बोलिएगा। ओके, तो इस तरह से आप सीखोगे तो बहुत ही अच्छी रहेगी। गाइस, अगर आपको इसी तरह की और भी वर्ड्स वाली क्लास चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि मैम वोकैबुलरी पे बेस्ट वीडियोस लेकर आइए, सो ये आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियोस थी। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है। सो गाइज़, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइज़, अगर आपको इस तरह के और भी वर्ड्स वाली वीडियो चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वर्ड्स वाली वीडियोज़ को विजिट कर सकते हो। मैं बहुत सारी वर्ड्स पे वीडियोज़ बना रखी हूँ, और लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे कोई सा भी ग्रामर के टॉपिक को विजिट कर सकते हो, या फिर 30 डेज़ में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।